हमें किसी भी ट्रायंगल के ऊपर जब भी कोई क्वेश्चन पूछा जाएगा विच टाइप ऑफ ट्रायंगल इट इज, आइदर साइड के बेसिस के ऊपर क्या पूछा जाएगा जी, आइदर इट इज इक्विलैटरल और आइसोसेलेस और स्केलेन ट्रायंगल। इक्विलैटरल में क्या होगा, डिस्टेंस फार्मूला अगर अप्लाई करेंगे तो ए बी इज इक्वल टू बी सी इज इक्वल टू ए सी आएगा। आइसोसेलेस में कोई भी दो साइड्स इक्वल रहेंगे, इट्स नॉट नेसेसरी कि ए बी इज इक्वल टू बी सी रहे, कोई भी दो साइड्स इक्वल रहेंगे बट तीसरा साइड उनके बराबर नहीं रहेगा। स्केलेन ट्रायंगल में ऑल साइड्स आर अनइक्वल, ऑल साइड्स आर अनइक्वल। अब देखो नेक्स्ट पार्ट के ऊपर जब हम जा रहे हैं, लेट जस्ट से हम साइड्स को ट्रायंगल्स एंड इट्स प्रॉपर्टीज में कुछ इस तरीके से शो करते हैं, बराबर है। हमने एक अज्यूम कर लिया, लेट जस्ट से हम उनको एक इंक्रीजिंग या फिर डिक्रीजिंग ऑर्डर में देख लो, तीन साइड्स रहेंगे एंड लेट जस्ट से इट इज काइंड ऑफ अ स्केलेन ट्रायंगल, ऑल दीज साइड्स आर नॉट इक्वल, सी सबसे बड़ा साइड है, ये सबसे छोटा साइड है, तो ये एक्यूट एंगल ट्रायंगल रहेगा इफ सी स्क्वायर, मतलब सबसे बड़े वाले साइड का स्क्वायर करके एक साइड में रख दो, फिर बाकी जो दो रिमेनिंग साइड्स है उनके स्क्वायर का एडिशन करके देखो, अगर इक्वल है तो ये क्या रहेगा, पाइथागोरस फॉर्मूले को फॉलो करेगा एंड इट विल बी अ राइट एंगल ट्रायंगल। लेस देन रहेगा तो एक्यूट एंगल ट्रायंगल, ग्रेटर देन रहेगा तो ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल। ठीक है, तो ये रिकॉग्नाइज करना बहुत इजी रहेगा। अब आते हैं जी हमारे क्वाड्रिलेटरल के ऊपर। फॉर एनी क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी, हम स्टैंडर्ड देखने वाले हैं जी। स्टैंडर्ड मतलब हम एनी क्वाड्रिलेटरल नहीं देख रहे, टाइप्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल में जो पैरेलल साइड्स रहते हैं उनको लेकर चलेंगे। पहला वाला रहेगा जी पैरेललोग्राम, इफ अपोजिट साइड्स आर इक्वल and diagonals are unequal। ट्रायंगल में हमारा डायगोनल होता नहीं है, इसलिए हमने डायगोनल के बारे में वहां पर कोई भी कंडीशन नहीं डाला। बट जब एक क्वाड्रिलेटरल आता है, डायगोनल की वजह से हमारे कितने ट्रायंगल्स बन जाते हैं, दो ट्रायंगल्स बन जाते हैं। तो हम सिर्फ साइड्स के लेंथ के ऊपर ध्यान नहीं देंगे, हम डायगोनल्स के लेंथ के ऊपर भी ध्यान देंगे। नेक्स्ट, इट इज गोइंग टू बी रेक्टेंगल इफ opposite sides are equal अपोजिट साइड्स आर इक्वल। अब देखो पैरेललोग्राम और इसके बीच में डिफरेंस क्या है, पैरेललोग्राम में डायगोनल्स आर अनइक्वल बट रेक्टेंगल में क्या होता है, डायगोनल्स आर इक्वल एंड डायगोनल्स आर इक्वल। और ये सेम फेनोमेना आपको दिखेगा जी रोम्बस एंड स्क्वायर के अंदर। रोम्बस रहेगा इफ ऑल साइड्स आर इक्वल but diagonals are unequal। हम सिर्फ डिस्टेंस फॉर्मूले के ऊपर जा रहे हैं, ओके। एंड नेक्स्ट इज स्क्वायर इफ ऑल साइड्स आर इक्वल एंड diagonals are equal। राइट हैंड साइड हो गया।
आज हम क्या करेंगे जी, हमने 2 पॉइंट्स के ऊपर डिस्टेंस फार्मूला देखा। अब हम 2D कोऑर्डिनेट सिस्टम के अंदर अब हम कितने पॉइंट्स को इंट्रोड्यूस करने वाले हैं? 3 पॉइंट्स। जब हमारे 3 पॉइंट्स इंट्रोड्यूस होता है तो भाई इनमें ना 2 केसेस बनते हैं। एक रहता है जी रैंडम केस, दैट ऑल आवर पॉइंट्स आर नॉन कोलिनियर, और दूसरा वाला एक स्पेशल केस हो जाता है, दैट दीज पॉइंट्स आर कोलिनियर। एक लाइन ड्रॉ करने के लिए हमें कम से कम कितने पॉइंट्स की जरूरत होती है? 2 पॉइंट्स। तीसरा पॉइंट भी अगर उसी लाइन पे रहा तो हम क्या बोलेंगे? 3 पॉइंट्स आर कोलिनियर। बट अगर तीसरा पॉइंट अगर उस लाइन पे अगर नहीं रहता है तो हम क्या बुलाते हैं जी? नॉन कोलिनियर रहेगा। अब देखो नॉन कोलिनियर मतलब हमारे ये 3 पॉइंट्स कुछ इस तरीके से रहेंगे, मतलब लेट जैसे दिस इज पॉइंट ए, दिस इज पॉइंट बी एंड दिस इज पॉइंट, पहले ऑब्जर्व करना, लिखवाऊंगा, ठीक है? तो इससे रिलेटेड ये एक स्ट्रेट लाइन, ए और बी को कनेक्ट करने के बाद ये एक स्ट्रेट लाइन, ए एंड सी को कनेक्ट करने के बाद ये एक स्ट्रेट लाइन। अब जो 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट्स रहेंगे वो एक ट्रायंगल बनाएंगे, और ट्रायंगल क्या लेकर आता है जी? एरिया लेकर आता है। तो हम क्या बोलते हैं जी? व्हेन 3 पॉइंट्स which are non-collinear exist on a coordinate system, हमें कौन सा वाला कंसेप्ट मिलता है? एरिया वाला कंसेप्ट मिलता है। 2 पॉइंट्स पे डिस्टेंस मिला था, 1 पॉइंट पे लोकेशन मिला था, 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट्स पे हमें क्या मिलेगा जी? एरिया मिलेगा। बेसिकली यहाँ पर हमें कौन सा वाला शेप मिलता है जी? ट्रायंगल मिलता है। तो मतलब 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट्स जब भी कोऑर्डिनेट सिस्टम पे रहेंगे आपको ट्रायंगल मिलेगा, और आपका ट्रायंगल्स एंड इट्स प्रॉपर्टीज वाला ओपन हो जाता है चैप्टर। ये समझ में आया एवरीवन? नेक्स्ट, कोलिनियर पॉइंट्स अगर रहेंगे तो क्या रहेगा? तो लेट जैसे हमारे पास 2 पॉइंट्स है ए एंड बी, इनको हमने कनेक्ट कर लिया और हमारा एक स्ट्रेट लाइन मिला। अब ये जो तीसरा पॉइंट सी रहेगा, आइदर ए और बी के बीच में एग्जिस्ट कर सकता है, लेट जैसे मैंने इसको बोला जी पहला वाला केस सी आई इंटरनली, या फिर दूसरा वाला केस ये कहीं पर तो बाहर हो सकता है ए और बी के आइदर साइड, किसी भी साइड पे, ए के साइड पे भी बाहर हो सकता है या फिर बी के साइड पे भी, ठीक है? बट कोलिनियर मतलब क्या रहेंगे? ये हमेशा एक क्या दिखाएगा जी? एक लाइन ही दिखाएगा। अब ये जो तीसरे पॉइंट का जो एग्जिस्टेंस रहेगा वो हमारे जो एक्चुअली पहले और दूसरे नंबर का जो पॉइंट है इनके बीच में कुछ तो रिलेशन रहेगा। फॉर एग्जाम्पल लाइन का बिहेवियर, लाइन कहीं पर मुड़ती है क्या? उसका स्लोप हमेशा फिक्स रहता है, ठीक है? तो हम क्या देखेंगे जी? सी अगर इंटरनली रहता है उसकी वजह से ए और बी के अगर कोऑर्डिनेट्स पता रहता है तो हम सी का कोऑर्डिनेट निकाल सकते हैं, या फिर सी अगर एक्सटर्नली रहता है हमें ए और बी के कोऑर्डिनेट्स पता है तो भी हम ये निकाल सकते हैं। तो बेसिकली हम क्या बोलेंगे जी? हमारा जो पॉइंट सी है वो हमारे ए बी को क्या कर रहा है जी? इंटरसेक्ट कर रहा है। ए बी को जो लाइन रहती है उसको इंटरसेक्ट कर रहा है, एंड इसकी वजह से हमें क्या मिलता है जी? सेक्शन फॉर्मूला मिलता है। अब इस सेक्शन फॉर्मूले का पर्पस क्या रहता है पहले वो अंडरस्टैंड कर लेंगे। सेक्शन फॉर्मूले की वजह से क्या होता है? सिंस दिस 3 पॉइंट्स आर ऑन अ सेम लाइन, कोई भी 2 पॉइंट पता रहेंगे हम तीसरा पॉइंट निकाल सकते हैं। कोई भी 2 पॉइंट पता रहेंगे तो हम तीसरा पॉइंट निकाल सकते हैं। आपने 10th के पहले मिड पॉइंट थ्योरम सुना रहेगा, ट्रायंगल के ऊपर सेम चीज अप्लाई होती थी, ठीक है? आज हम कहाँ से शुरुआत करने वाले हैं समझ में आया? आज हम ये दोनों केसेस देखेंगे, इनके फॉर्मूलेज भी देखेंगे, अप्लाई भी करेंगे। तो हमारा टॉपिक सीधा 3 पॉइंट्स बोलेंगे और हम नॉन कोलिनियर वाला पार्ट लेकर चलते हैं। सो थ्री नॉन कोलिनियर पॉइंट्स हम यहाँ से शुरुआत करेंगे। और देखो यहाँ पर हमें कौन सा वाला फॉर्मूला मिलने वाला है जी? एरिया ऑफ अ ट्रायंगल। एरिया ऑफ अ ट्रायंगल। When 3 non-collinear points
are introduced on Cartesian plane after connecting these points we get a triangle that is a closed shape. अब ये शेप क्यों बोला है, क्योंकि हम कॉन्सेप्ट कहाँ पर है, कौन से डायमेंशन में, 2D में रहता है। 2D में जो रहता है उसको हम शेप बुलाते हैं। जो सिंगल डायमेंशन 2D में कर्व भी रहता है। कर्व कब रहता है, जब वो ओपन रहता है, मतलब सिर्फ इस टाइप का ये कर्व है। बट जैसे ये क्लोज हो जाएगा तो ये क्या बन जाता है, ये हमारा शेप हो जाता है। Which brings us a concept of area. तो अगर किसी ने अगर पूछा कि भाई एरिया फॉर्म करने के लिए हमें क्या चाहिए, हमें 0 डायमेंशन वाले 3 एलिमेंट्स चाहिए, उनमें भी कैसा रिलेशन चाहिए, वो तीनों पॉइंट्स कैसे होने चाहिए, नॉन कोलिनियर रहेंगे, तब भी हमारा एरिया आता है। ठीक है, कंसेप्ट ऑफ एरिया। ठीक है, तो लेट अब हम क्या पकड़ के चलते हैं जी, लेट ए x1 y1 b x2 y2 and c x3 y3 are 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट्स। लिखते चलो, ऑन कार्टेशियन प्लेन। हमें थ्योरी में तो पता चल गया भाई हमारा कौन सा वाला कंसेप्ट आने वाला है, अब एरिया ऑफ अ ट्राइंगल। ठीक है, बट ये एरिया अब हम निकालेंगे कैसे, हम डिस्टेंस फार्मूला और अब तक हमें जो पता है उसी को यूज करेंगे। डायग्राम बनाना कम से कम आधे पेज का। We have y axis and x axis, 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट्स बिल्डअप करने हैं। लेट्स जस्ट से दिस इज पॉइंट ए, दिस इज पॉइंट बी, दिस इज पॉइंट सी। अब इन पॉइंट्स के साथ इनके कोऑर्डिनेट्स लिखते हुए मत बैठो, ठीक है, सिर्फ पॉइंट्स को नोट करना। इसके बाद एक कंटिन्यूअस लाइन से कनेक्ट करना है जी ए बी बी सी एंड ए सी को। और साथ में आपको क्या करना है जी, ये जो सारे पॉइंट्स है वहां से आपको एक्स एक्सिस के ऊपर परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है। मतलब पॉइंट ए से एक्स एक्सिस के ऊपर परपेंडिकुलर, लेट्स जस्ट से हमने इस पॉइंट को नाम दिया जी एम। पॉइंट बी से एक्स एक्सिस के ऊपर परपेंडिकुलर, लेट्स जस्ट से इस पॉइंट को नाम देते हैं जी एन। एंड पॉइंट सी से एक्स एक्सिस के ऊपर परपेंडिकुलर, इसको लेट्स जस्ट से हमने नाम दे दिया जी एल। अब हमारे 3 पॉइंट्स कौन से हैं, ए बी एंड सी। ए बी एंड सी को जैसे ही हमने कनेक्ट कर दिया, कंप्लीट लाइंस देखना, डॉटेड लाइंस को मत देखना। ए बी एंड सी को जैसे हमें कनेक्ट कर दिया, हमें एक क्लोज शेप मिला है। ये क्लोज शेप क्या लेकर आएगा, हमारा एरिया लेकर आएगा। अब इस एरिया को कैलकुलेट करने के लिए हम कुछ कंस्ट्रक्शंस कर रहे हैं, ठीक है, वो लिखने वाला है। बट कंस्ट्रक्शंस हमने क्या किया है जी, ए बी एंड सी से परपेंडिकुलर ड्रॉ किए, कौन से एक्सिस के ऊपर, एक्स एक्सिस के ऊपर। पॉइंट एम एन एंड एल मिल गया, आप कुछ भी नाम दे सकते हो। अब यहाँ पर ऑब्जर्व करना, क्या मैं ऐसा बोल सकता हूँ
एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रेपेजियम AMNB प्लस एरिया ऑफ ट्रेपेजियम BNLC माइनस एरिया ऑफ ट्रेपेजियम AMLC। ठीक है, तो यहां पर हमने क्या किया जी, ड्रॉ परपेंडिकुलर्स फ्रॉम पॉइंट A, B and C on x-axis such that, अब देखो ये जो पॉइंट्स ड्रॉ किए रहेंगे हम सीधा क्या बोल सकते हैं जी, AM पैरेलल टू BN पैरेलल टू CL, यही रहेगा। एंड अगर किसी भी चार साइड वाले क्वाड्रिलेटरल में कोई भी वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड इज पैरेलल, तो हमें ये कौन से टाइप का क्वाड्रिलेटरल मिलता है जी, ट्रेपेजियम मिलता है। तो डायग्राम के अंदर क्या बोल सकते हैं जी हम, एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC इज इक्वल टू एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल AMNB प्लस एरिया ऑफ ट्राइंगल BNLC, एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल BNLC माइनस एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल AMLC। हम सीधा इसको सॉल्व करने वाले हैं, हमें एक आंसर मिल जाएगा। ये लेफ्ट हैंड साइड वाला सेटअप समझ में आ गया एवरीवन? दिस इज जस्ट अ थ्योरी, ये बैकग्राउंड है, इस बैकग्राउंड के साथ हम जा रहे हैं। अब देखना जी, ध्यान देना इस पार्ट के ऊपर। हमारे ए के कोऑर्डिनेट्स क्या है जी, x1 y1, बी के कोऑर्डिनेट्स x2 y2 एंड सी के कोऑर्डिनेट्स x3 y3। ये कौन से वाले कोऑर्डिनेट्स है, रेक्टेंगुलर है या पोलर है? कम ऑन, x, y हमेशा रेक्टेंगुलर ही होते हैं। एंगल है क्या x या फिर y में से कोई भी है? नहीं, एंगल रहेगा तो पोलर में आएगा। x एंड y के अंदर मतलब ये कैसे जी, रेक्टेंगुलर है। अब रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट्स, लोकेशन का मतलब क्या बताया था, x कोऑर्डिनेट मतलब क्या रहता है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम y एक्सिस। y कोऑर्डिनेट मतलब क्या रहता है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम x एक्सिस। हमने अभी कंस्ट्रक्शन में क्या किया जी, x एक्सिस के ऊपर परपेंडिकुलर डाला है, तो बेसिकली ये जो AM रहेगा वो कौन सा लेंथ है, y1 वाला लेंथ है। तो हमने इसको क्या लिखा जी, y1। ये BN मतलब कौन सा वाला लेंथ रहेगा, y2 वाला लेंथ रहेगा। और ये जो CL रहेगा ये कौन सा वाला लेंथ है जी, y3 वाला लेंथ है। ये समझ में आ रहा है? स्टिल पेंसिल से डायग्राम के ऊपर बना लो। नेक्स्ट, अब हम क्या करेंगे जी, हम ये MN फाइंड आउट करना चाहते हैं। क्यों फाइंड आउट करना चाहते हैं भाई, AM इज पैरेलल टू BN इज पैरेलल टू CL। तो ये जो पैरेलल लाइंस है इनके बीच का हम क्या निकालना चाहते हैं, डिस्टेंस निकालना चाहते हैं। अब अगर आप गौर करोगे, ये x1 मतलब क्या रहता है, इस पॉइंट A का यहां से परपेंडिकुलर डिस्टेंस। मतलब मैं ऐसा बोल सकता हूं OM इज नथिंग बट x1, x2 मतलब ये रहेगा यहां से परपेंडिकुलर, तो ये ON मतलब क्या रहेगा, x2 रहेगा। और ये OL मतलब क्या रहेगा, x3 रहेगा। दिस डिस्टेंस विल बी x3। तो अब यहां पर मैं MN को क्या बोल सकता हूं, MN इज नथिंग बट x2 माइनस x1 रहेगा। तो मैंने क्या लिखा जी, दिस डिस्टेंस इज नथिंग बट x2 माइनस x1। अब इनके बीच का डिस्टेंस देखो जी, ये क्या रहेगा मेरा, x3 माइनस x2 रहेगा, x3 माइनस x2। ठीक है, एंड फाइनली A और C के बीच का डिस्टेंस ये x3 माइनस x1 रहेगा।
x3 माइनस x1 रहेगा ये वाला डिस्टेंस। ये क्लियर है? हमने पैरेलल लाइंस के बीच का भी डिस्टेंस निकाला और जो परपेंडिकुलर्स डाले थे उनका लेंथ भी हमें पता है। परपेंडिकुलर लेंथ सिर्फ y के टर्म में आए हैं और ये जो पैरेलल लाइन से उनके बीच का डिस्टेंस x के टर्म में आया हुआ है। ठीक है, अब ये करने के पीछे रीजन क्या है? इफ यू प्लीज पे अटेंशन, ये जो तीनों के तीनों क्वाड्रिलैटरल्स है, ये कौन से टाइप के क्वाड्रिलैटरल्स है जी? ट्रेपेजियम। ट्रेपेजियम मतलब कौन से टाइप का क्वाड्रिलैटरल होता है? पैरेललोग्राम में अपोजिट साइड्स आर पैरेलल, मतलब दोनों पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स आर पैरेलल। ट्रेपेजियम में क्या होता है? आपका सिर्फ वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड इज पैरेलल, दूसरा वाला पेयर नहीं रहता है। मतलब जैसे कि ए एम एन बी अगर देखोगे, ए एम एन एंड बी, इसमें देखो आपका ए एम और बी एन पैरेलल है, बट ए बी एंड एम एन पैरेलल नहीं है। सेम थिंग हियर and same thing in this quadrilateral, AM and CL parallel है but AC and ML parallel नहीं है। तो ये कौन से टाइप के रहते हैं जी? क्वाड्रिलेटरल ट्रेपेजियम। और ट्रेपेजियम अगर हमारा कोई रहता है, लेट्स जस्ट से ट्रेपेजियम इज लाइक दिस, दिस इज आवर साइड A and this is our side B, and ये जो परपेंडिकुलर पैरेलल लाइंस है इनके बीच का अगर डिस्टेंस हम क्या बोलते हैं? H अगर रहता है तो हम इसका एरिया कुछ इस तरीके से निकालते हैं जी। इसका एरिया रहता है जी a प्लस बी अपॉन 2 मल्टीप्लाइड विद देयर हाइट, सम ऑफ पैरेलल साइड्स डिवाइडेड बाय 2, मतलब बेसिकली उनका मीन निकाल रहे हैं, उनका एवरेज निकाल रहे हैं, एंड आफ्टर दैट मल्टीप्लाइड विद डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल साइड्स, उनके बीच का पैरेलल डिस्टेंस जो रहता है हम उसके साथ मल्टीप्लाई करते हैं। अब हम इसी फॉर्मूले को ये तीनों ट्रेपेजियम्स के ऊपर अप्लाई करने वाला है। ये क्लियर है? ओके, तो हमारा LHS क्या है जी? एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC इज इक्वल टू, अब सबसे पहले AMNB के ऊपर ऑब्जर्व करना। AMNB पैरेलल साइड्स कौन से है जी? y1 एंड y2 है, तो y1 y2 का एडिशन होगा डिवाइडेड बाय 2। तो क्या किया जी? 1/2 टाइम्स ऑफ y1 प्लस y2 मल्टीप्लाइड विथ क्या होगा जी? ये दो पैरेलल लाइंस के बीच का डिस्टेंस कितना है? x2 माइनस x1, x2 माइनस x1 ये होगा। नेक्स्ट प्लस BNLC, ये वाला क्वाड्रिलेटरल देखना, BNLC पैरेलल साइड्स आर y2 एंड y3 और इनके बीच का डिस्टेंस इज x3 माइनस x2। तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे जी? 1/2 टाइम्स ऑफ y2 प्लस y3 मल्टीप्लाइड विथ x3 माइनस x2 माइनस, नेक्स्ट क्या रहेगा जी? AMLC मतलब y1 एंड y3 वाला और इनके बीच का डिस्टेंस इज x3 माइनस x1। तो ये बन जाएगा जी हमारा y1 प्लस y3 मल्टीप्लाइड विथ x3 माइनस x1। 1/2 कॉमन लेकर अंदर काम करना शुरू कर सकते हैं जी। 1/2 ब्रैकेट के बाहर अंदर लेकर चलो। आप बहुत सारे टर्म्स कैंसिल होने वाले, तो सिंप्लीफाई करो। पहला वाला पार्ट करते हैं सबसे पहले, y1 x2, तो x2 y1, y1 x1 माइनस x1 y1, y2 x2 प्लस, सो प्लस x2 y2, x1 y2 माइनस माइनस x1 y2 प्लस यहाँ पर x3 y2 प्लस में रहेगा, x3 y3 प्लस में रहेगा, माइनस x2 y2 माइनस x2 y3। अब माइनस साइन के साथ यहां पर x3 y1, x3 y3 प्लस में, माइनस में x1 y1 एंड x1 y3। अब देखो यहाँ पर आपका क्या होगा? माइनस साइन जैसे इंट्रोड्यूस होगा अंदर, अंदर का जो भी प्लस था वो अब माइनस में हो जाएगा और जो माइनस में था वो आपका प्लस में रहेगा। कुछ कटता है क्या? देखो अब आपका माइनस x1 y1 प्लस x1 y1 कैंसिल हो गया, प्लस x2 y2 माइनस x2 y2 कैंसिल हो गया, प्लस x3 y3 माइनस x3 y3
कैंसल हो गया, ठीक है। अब रब ने बना दी जोड़ी खेलना है यहाँ पर, इधर y1 y2 y3 कॉमन लेने का सोचो या फिर x1 x2 x3 कॉमन लेने का सोचो, ठीक है। आई विल सजेस्ट x1 x2 x3 कॉमन लेने का सोचो, इजीली मिल जाता है आपको। देखो अब क्या मिलता है x1 वाले टर्म्स ढूंढो जी, ये एक मिला और ये एक मिला, प्लस x1 y3 और माइनस x1 y2। इसमें से अगर x1 कॉमन लोगे तो आपको क्या मिलेगा जी, y3 माइनस y2 मिलेगा, ठीक है। तो x1 अगर कॉमन लेते हैं तो हमें मिलेगा जी y3 माइनस y2। नेक्स्ट x2 कॉमन लेने के लिए सोचो, x2 यहाँ पर एक है x2 वाला टर्म और यहाँ पर एक है जी x2 y1 प्लस में माइनस y3। तो x2 अगर कॉमन लिया तो हमें क्या मिलेगा जी, y1 माइनस y3 प्लस, अब x3 कॉमन लेने का सोचो, x3 ये वाला टर्म है और ये वाला टर्म है, y2 माइनस y1। इसमें कुछ छेड़खानी हम करेंगे, जैसे कि पहले वाले पार्ट को लिखा जी मैंने x1 मल्टीप्लाइड विथ y2 माइनस y3, ये वैल्यू निगेटिव बन जाएगा, बराबर। प्लस यहाँ पर x2 मल्टीप्लाइड विथ मैंने लिखा जी y3 माइनस y1, ये भी वैल्यू अब निगेटिव बन जाएगा। और यहाँ पर लिखा जी मैंने x3 मल्टीप्लाइड विथ y1 माइनस y2, ये भी वैल्यू टोटली निगेटिव बन गया। मैंने सारे के सारे वैल्यूज बेसिकली क्या कर दिए जी, निगेटिव कर दिए। बट एरिया का भी निगेटिव आता है क्या, एरिया इज ऑलवेज पॉजिटिव, एरिया इज ऑलवेज पॉजिटिव। तो ये बन जाता है जी हमारा एरिया फॉर ट्राइंगल ए बी सी, ठीक है। और अगर किसी ने मैट्रिसेस अगर रिवाइज किया अगर रहेगा, दिस इज नथिंग बट हाफ ऑफ x1 y1 1, x2 y2 1, x3 y3 1। ये हमारा फाइनल वाला फॉर्मूला, ऐसे भी याद रख सकते हो, बट ये बेसिकली क्या रहता है, यही रहता है। कुछ स्टूडेंट्स को डाउट आ रहा होगा कि सर आपने ये निगेटिव क्यों किया, ठीक है। निगेटिव का मतलब क्या रहता है मैथ के अंदर, सिर्फ डायरेक्शन चेंज हो रहा है, सिर्फ डायरेक्शन चेंज हो रहा है। पहले 1 फिर 3 फिर 2, मतलब मैं कैसे जा रहा था जी, पहले 1 पॉइंट ले रहा था, फिर 3rd पॉइंट ले रहा था, फिर 2nd पॉइंट ले रहा था। तो बेसिकली मेरा पहले रोटेशन कैसा था जी, देखो फर्स्ट फिर 3rd फिर 2nd, यहाँ पर 2nd फिर 1st फिर 3rd, वही रोटेशन है एवरीवन। 3rd फिर 2nd फिर 1st, वही रोटेशन है। अब यहाँ पर देखो जी, मैंने इस रोटेशन को सिर्फ चेंज किया है। अब मैं ये वाले सेंस में जा रहा हूँ, फर्स्ट सेकंड देन थर्ड, या फिर सेकंड थर्ड देन फर्स्ट, या फिर थर्ड फर्स्ट फिर सेकंड, ठीक है। डायरेक्शन चेंज होता है नेगेटिव साइन का मतलब मैथ के अंदर। एरिया ऑफ ट्राइंगल समझ में आया, कहां से आता है ये फॉर्मूला। तो देखो ये जो आपका एरिया रहता है, पॉजिटिव नेगेटिव कुछ भी आ सकता है, बट पॉजिटिव और नेगेटिव का मतलब क्या रहता है, बस आप कौन सी डायरेक्शन में जाकर चेकआउट कर रहे थे, ठीक है। बट एरिया इज ऑलवेज पॉजिटिव, तो आपको जो भी वैल्यू आएगा हमें उसका क्या लेना पड़ेगा जी, मॉड्यूलस लेना रहेगा, मॉड्यूलस लेना रहेगा, ठीक है। व्हाट इफ एरिया इज जीरो, स्पेशल केस। व्हाट इफ एरिया इज जीरो, एरिया ऑफ ट्राइंगल इज जीरो, इसका मतलब क्या रहता है, वो ट्राइंगल है क्या, वो क्या रहेगा, स्ट्रेट लाइन रहेगा, मतलब कोलिनियर रहेंगे।
तो हम नॉन कोलिनियर पॉइंट से शुरू किए, हमें एक फॉर्मूला मिला जिसके अकॉर्डिंग हमने क्या देखा जी, हमें वैल्यू इधर पॉजिटिव मिलेगा और निगेटिव मिलेगा, बट जो भी मिलेगा हम उसका हमेशा क्या लेंगे जी, मॉडुलस लेंगे, बिकॉज एरिया इज नेवर निगेटिव, एरिया कभी भी निगेटिव नहीं होता है, निगेटिव नहीं हो सकता, पॉजिटिव रहना चाहिए ऐसा जरूरी नहीं है, क्योंकि नॉन निगेटिव नॉन पॉजिटिव एक ऐसा नंबर है दैट इज 0। ठीक है, तो हम इसी फॉर्मूले के ऊपर ऑब्जर्वेशन क्या लिखते हैं जी, इफ दिस फॉर्मूला इक्वल्स टू 0, हमारे ये 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट्स नहीं है, ये कौन से पॉइंट्स है, ये कोलिनियर पॉइंट्स रहेंगे। ठीक है, तो चलो कुछ एग्जांपल करते हैं। सबसे पहले पॉइंट ए इज 3,2, point B is 8,11, and point C is 12,8. अप्लाई एरिया वाला फॉर्मूला, आइदर ये वाला अप्लाई करो या फिर ये वाला अप्लाई करो, कोई भी जा सकते हो। आई विल सजेस्ट गो फॉर दिस वन। ठीक है, पेरीमीटर पूछा रहता तो क्या करते, डिस्टेंस फॉर्मूला ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी कर देते हैं। ठीक है, अब देखो फॉर्मूला कैसे याद रखें, गिवन डेटा अगर ये दिया रहेगा ना, सीधा आप लिख सकते हो x1 मल्टीप्लाइड विथ y2 माइनस y3। पैटर्न याद रखना, पहले a का फिर b का फिर c का फिर b का फिर c का फिर a का, इसी सर्कल में जाना है। तो 3 मल्टीप्लाइड विथ 11 माइनस 8 प्लस 8 मल्टीप्लाइड विथ 8 माइनस 2 प्लस 12 मल्टीप्लाइड विथ 2 माइनस 11। पैटर्न समझ में आया, सीधा फॉर्मूले के अंदर कैसे डाल सकते हो। आप ऐसे भी जा सकते हो, लाइक ये 3 2 1 8 11 1 12 8 1, फिर इसको 1/2 अप्लाई करके एंड सो ऑन। इसको सॉल्व करने के बाद वापस से यही आने वाला है, 3 मल्टीप्लाइड विथ 11 माइनस 8, 8 मल्टीप्लाइड विथ 8 माइनस 2, 12 मल्टीप्लाइड विथ 2 माइनस 11, वही आने। कितना आएगा जी ये, 11 माइनस 8 3 3 3 जा 9 प्लस 8 माइनस 2 6 6 8 जा 48 प्लस 2 माइनस 11 माइनस 9 मल्टीप्लाइड विथ 12 क्या आएगा जी, माइनस 108। आपको जो भी आंसर मिलेगा एंड में तो हम मॉडुलस ही लेने वाला है। ठीक है, इतना आएगा जी ये।
इनके बीच का डिफरेंस 60, 60 माइनस 60 प्लस 9, 69, तो 69/2 स्क्वायर यूनिट्स, नहीं 51, 51 माइनस 60 प्लस 9, ओके 51/2। अब यहां पर क्वाड्रिलेटरल का करना है, हमें ट्रायंगल का पता है, हमें क्वाड्रिलेटरल का नहीं पता। क्या करोगे, किसी को हिंट चाहिए? डायगोनल्स डालो सबसे पहले। डायगोनल डालने के बाद आपको कितने ट्रायंगल मिलेंगे? अब 2 ट्रायंगल मिलेंगे, ठीक है। डायगोनल सही से डालना आना चाहिए। तो सबसे पहले क्या कर सकते हो, जब भी इस टाइप का गिवन डेटा रहता है, प्लॉट करके देखो। बी 7 - 3, 7 इधर -3 इधर, 12 2 मतलब 12 आगे जाएगा और 2 इधर किधर तो आएगा। 7, 20 मतलब 7 आगे और 21 इधर। तो हमें क्या पता चला, ये ए ऐसा है, बी इधर है, सी इधर है और डी इधर है। एक रफ आइडिया आ गया। फिर इधर ए सी डालकर ए बी सी एंड ए डी सी करो, या फिर डी सी डालकर सॉरी बी डी डालकर आप ए बी डी करो एंड बी सी डी करो, ठीक है। तो यहाँ पर हम सीधा बोल सकते हैं एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी सी, ऐसा बोल सकते हैं। यही फॉर्मूला आपको 2 बार अप्लाई करना है। तो 1/2 टाइम्स ऑफ ए बी सी के लिए, ए बी और सी मतलब सिर्फ ये 3 पॉइंट्स के ऊपर ध्यान देना है। तो पहला वाला लिखा है जी 1 - -3, -2 प्लस 7 मल्टीप्लाइड विथ 2 - 1 प्लस 12 मल्टीप्लाइड विथ 1 माइनस ऑफ -3। एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी हो गया प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल एडीसी। एडीसी मतलब ये वाला और ये वाला, उसी एक्शन में जाएंगे। वन मल्टीप्लाइड विथ डी 21 - 2 प्लस 7 मल्टीप्लाइड विथ 2 - 1 प्लस 12 मल्टीप्लाइड विथ 1 - 21। -3 - 2 -5, -5 multiplied with 1, 2 - 1 1, 1 multiplied with 7, 1 minus -3 मतलब 4, 4 multiplied with 12, 48 plus ये 1/2 times of 21 - 2 19, 1s are 19, 2 - 1 1 multiplied with 7, 1 - 21 -20 into 12 -240, -5 + 7 + 2 with this, तो ये लिटरली आया जाएगा जी हमारा 50/2 प्लस 19 + 7 26 तो -216, तो ये लिटरली बन जाएगा मॉड लगाने के बाद 216/2। कितना होता है जी? ये होता है 25 और वो होता है जी 108। कितना आएगा? 133 स्क्वायर यूनिट्स। ऐसा मत करना कि यहाँ से निगेटिव में लिया फिर इसके साथ ऐड कर दिया, ठीक है। ट्रायंगल का जैसे ही बाहर निकालोगे वैसे ही मॉड लगा दो, ठीक है। 26 ना 214, तो ये 107 हो जाएगा, तो फिर ये 132 हो जाएगा।
ओके, ये वाले क्वेश्चन के लिए ट्राई करके देखो जी। ट्रायंगल पी क्यू आर, पॉइंट P इज 2, -2, point Q is -3, 8, and point R is -1, 4. क्या रहेगा जी? एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर, हम सीधा बोलेंगे जी दिस इज 1/2 टाइम्स ऑफ 2 -2 1 -3 8 1 -1 4, और कितना है? 2 multiplied with 8 -4 -3 multiplied with 4 + 2 and -1 multiplied with -2 -8. 8 -4, 4, 4 2s are 8, 4 + 2 6, 3s are -18, -2 -8 -10 multiplied with -1 मतलब +10, ये आपका आ जाता है जी 0। ठीक है, मतलब ये पी क्यू आर क्या रहेगा, ये ट्रायंगल नहीं है, दिस 3 पॉइंट्स आर कोलिनियर। ठीक है, अब कोलिनियरिटी के ऊपर हम क्या ऑब्जर्व करते हैं जी, हमारा कोई भी रहे 3 पॉइंट्स, उनका एरिया सीधा क्या आ जाता है जी, 0 आता है। ये रहा एरिया के ऊपर। व्हाट अबाउट डिस्टेंस? अगर ये तीनों कोलिनियर रहेंगे तो देखो पता है क्या रहेगा आपका, पी आर प्लस क्यू आर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, पी क्यू हो जाएगा। ये तीनों पॉइंट्स का अगर आप कंस्ट्रक्ट अगर करके देखोगे, पी इज 2 -2 मतलब इधर किधर तो आएगा, क्यू इज -3, 8 -3, 8 मतलब इधर किधर तो आएगा, एंड -1, 4 मतलब इधर किधर तो आएगा। दिस इज पॉइंट P, दिस इज पॉइंट Q एंड दिस इज पॉइंट R, और इनका एरिया हमें क्या मिला जी, 0 मिला, मतलब ऑब्वियसली ये एक लाइन के ऊपर बिलोंग करेंगे, तभी ये ट्रायंगल का एरिया 0 होगा। तो इसका मतलब क्या हुआ, डिस्टेंस फॉर्मूले के हिसाब से मैं ऐसा बोल सकता हूँ, पी क्यू इज इक्वल टू पी आर प्लस आर क्यू। और किसी भी ट्रायंगल के लिए क्या रहता है भाई, कोई भी बड़ा वाला साइड रहा है वो हमेशा बाकी दोनों साइड के सम से छोटा होना चाहिए, तभी वो ट्रायंगल बनेगा। बट यहाँ पर ट्रायंगल नहीं बन रहा है, क्यों? क्योंकि यहाँ पर ये इक्वालिटी है। ठीक है, तो 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट्स के लिए एरिया का फॉर्मूला तो पता चल गया। अब उसके ऊपर सीधा ऑब्जर्वेशन करेंगे जी, फॉर कोलिनियरिटी ऑफ पॉइंट्स, फॉर collinearity of points, A x1 y1, B x2 y2 and C x3 y3 are collinear when नंबर 1, सीधा हम क्या बोलेंगे जी, डेल्टा इज इक्वल टू हाफ ऑफ x1 y1 1, x2 y2 1, x3 y3 1 इज इक्वल टू 0। इसी का मतलब हम क्या बोलेंगे, दैट इज
area of triangle ABC is 0। नेगेटिव आएगा या फिर पॉजिटिव आएगा तो हम मॉड लेते थे, बट व्हाट इफ 0 जो कि नॉन नेगेटिव एंड नॉन पॉजिटिव टर्म है, ऐसे टाइम पे ये क्या बनेंगे जी, हमारे कौन से टाइप के पॉइंट्स रहेंगे, तीनों कोलिनियर रहेंगे। या फिर दूसरा वाला हम क्या बोलेंगे जी, ए बी इज इक्वल टू बी सी प्लस ए सी और बी सी इज इक्वल टू ए बी प्लस ए सी और ए सी इज इक्वल टू ए बी प्लस बी सी। डिस्टेंस फॉर्मूला के हिसाब से अगर ये रहेंगे तो हम क्या बोलते हैं जी, दीज थ्री पॉइंट्स आर कोलिनियर। पहला वाला कंडीशन अकॉर्डिंग टू एरिया वाला फॉर्मूला, दूसरा वाला कंडीशन अकॉर्डिंग टू डिस्टेंस फॉर्मूला। अब देखो, अब स्पेशल केस के ऊपर आ ही गए हैं, अब इसी को भी छेड़ लेते हैं। फॉर थ्री कोलिनियर पॉइंट्स, इसी कंडीशन के बैकग्राउंड के ऊपर हम देखेंगे जी हमारा नेक्स्ट कंसेप्ट, थ्री कोलिनियर पॉइंट्स। अब ये यहां पर हमारा कौन से वाले फॉर्मूले को पैदा करेंगे जी, दिस ओरिजिनेट्स आवर सेक्शन फॉर्मूला। ठीक है, तो सीधा सेटअप के साथ हम शुरुआत करते हैं जी। लेट पॉइंट ए x1 y1, पॉइंट बी x2 y2 एंड पॉइंट सी x3 y3 आर थ्री कोलिनियर पॉइंट्स on Cartesian plane। तो हमारे यहाँ पर देखो दो केसेस हो सकते हैं। केस वन, लेट जस्ट से ए और बी है, ए और बी को पहले वाला ले लिया, तो सी क्या रह सकता है, केस वन सी ए और बी के बीच में रहेगा, या फिर केस टू ए और बी ये लाइन सेगमेंट के बाहर रहेगा। ये दो चीजें हो सकती है। ठीक है, सिंस points A, B, C, since points A, B, C are collinear, either point C lies between A and B or point C lies outside of A and B। ये दो ही केसेस बनेंगे। ये दो केसेस मेंशन क्यों कर रहे हैं, क्योंकि अगर पॉइंट सी बिटवीन रहेगा तो हम इंटरनल सेक्शन की तरफ जाएंगे, पॉइंट सी अगर आउटसाइड रहेगा तो एक्सटर्नल सेक्शन की तरफ जाएंगे। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट विद आवर केस वन। पॉइंट सी lies between A and B। अब इसका मतलब क्या रहता है, C divides segment AB internally
इन रेशियो m/n। ये बैकग्राउंड के साथ हम अंदर उतर रहे हैं। अब ये देखो, ये थियरी में लिख लिया, अब इसको विजुलाइज कर लेते हैं। विजुलाइज करेंगे डायग्राम के ऊपर, तो कम से कम आधे पेज का डायग्राम बना लो। सबसे पहले दो एंड वाले पॉइंट्स ले लेना, पॉइंट ए और बी, उन दोनों को कनेक्ट कर लो, फिर उसके बाद उनके ऊपर पॉइंट सी ले लेना। ऐसा जरूरी नहीं 1:1 में होना चाहिए। दिस इज पॉइंट ए, दिस इज पॉइंट बी एंड दिस इज पॉइंट सी। अब दिखाने के लिए अब हम और क्या दिखाएंगे जी, ब्लू कलर में आपको कंस्ट्रक्शंस दिखाऊंगा। पॉइंट ए से क्या करो जी, यहाँ पर, सी से भी यहाँ पर, और पॉइंट बी से भी यहाँ पर परपेंडिकुलर ड्रॉ करो। साथ में ए से भी यहाँ पर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है, सी से भी यहाँ पर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करना रहेगा। ठीक है, ए के पॉइंट्स x1 y1, बी के पॉइंट्स x2 y2, सी के पॉइंट्स x3 y3। हमें ए और बी पता रहेगा, हमें सी का कोई भी अंदाजा नहीं है, तो हम बेसिकली अब क्या फाइंड आउट करने वाले हैं, x3 y3। ठीक है, चाहे तो यहाँ पर क्या करो जी, x3 y3 पकड़ के चलो, कोई प्रॉब्लम नहीं। ए से यहाँ पर m आ गया, सी से यहाँ पर l आ गया, बी से यहाँ पर n आ गया। ए से उसके ऊपर पॉइंट P, सी से इसके ऊपर एक हमने पॉइंट दे दिया Q। ठीक है, अब देखो ये AP क्या रहेगा। ओके, पहले ये बना लो, नोमेनक्लेचर करेंगे बाद में। हमारे गिवन डेटा में क्या बोला है जी, C डिवाइड सेगमेंट AB इंटरनली इन द रेशियो m/n। अब देखो यहाँ पर ध्यान देना, m और n कैसे शो करना है। C डिवाइड्स AB, इंटरनली रहे एक्सटर्नली रहे जो भी रहे, वो अगला वाला जो रेशियो है वो इस सेगमेंट के लिए। पहला पॉइंट कौन सा किया है सेगमेंट में, A किया है, तो वहां का जो पहला वाला रेशियो है जो m, वो A के साथ रहेगा। यहाँ पर दूसरा पॉइंट कौन सा है, B, तो जो दूसरा वाला रेशियो है n, वो B के साथ रहने वाला है। तो जो पॉइंट C रहेगा, C से लेकर A वाला पार्ट m रहेगा, और C से लेकर B वाला पार्ट क्या रहेगा जी, n रहेगा। ये पैटर्न इंटरनली में ही आदत डालो, क्योंकि एक्सटर्नली में कंफ्यूजन होता है। ठीक है, कैसे पता चलेगा, क्योंकि भाई एक्सटर्नल साइड तो दो रहते हैं। ठीक है, डायग्राम यहां तक ड्रॉ कर लिया, पॉइंट्स के नाम डाल दिए। अब हम क्या करेंगे जी, कुछ ऑब्जर्वेशंस करेंगे, जैसे कि लिखने की जरूरत नहीं है। ट्रायंगल CPA एंड BQC, ये राइट एंगल ट्रायंगल्स है, बराबर है। सिंस AP एंड CQ आर पैरेलल, यहां पर जो एंगल है और यहां पर जो एंगल है वो सेम रहेंगे। अगेन यहां पर भी जो एंगल है और यहां पर भी जो एंगल है वो सेम रहेंगे। तो अकॉर्डिंग टू एंगल टेस्ट, दीज टू ट्रायंगल्स आर सिमिलर। उल्टे हाथ से मार खाओगे। ए टेस्ट से सिर्फ सिमिलैरिटी आता है, कांग्रेंसी के लिए SSS चाहिए रहता है। तीनों एंगल से सिर्फ आपका सिमिलैरिटी आता है। और अगर ये सिमिलर अगर ट्रायंगल्स अगर रहेंगे तो इनका हर एक साइड क्या रहेगा जी, रेशो में रहेगा, रेशो में रहेगा। एवरीवन क्लियर। उसमें से हमें सिर्फ एक ही साइड पता है, लाइक m एंड n पता है। अब हम बाकी के साइड्स निकाल लें। अब सबसे पहले ये वाले ट्रायंगल के अंदर देखना, ये वाला लेंथ मतलब y1 रहता है, ये वाला लेंथ मतलब y3 है, तो ये वाला लेंथ क्या रहेगा, y3 माइनस y1 रहेगा। सेम थिंग हियर, ये लेंथ y3 है, ये लेंथ y2 है, तो ये वाला लेंथ क्या रहेगा जी, y2 माइनस y3 रहेगा। प्लीज ध्यान रखना, हमें क्या फाइंड आउट करना है, C के कोऑर्डिनेट्स फाइंड आउट करना है। तो हमें x3 y3 नहीं पता है, सब पकड़ के चलो, हमें सिर्फ A और B के कोऑर्डिनेट्स पता है। सिमिलरली अब यहां पर देखना, ये वाला डिस्टेंस x1 रहता है, ये वाला डिस्टेंस x3 रहेगा, तो ये वाला डिस्टेंस क्या रहेगा, x3 माइनस x1 रहेगा। सेम थिंग यहाँ पर, दिस डिस्टेंस इज x3 एंड दिस डिस्टेंस इज x2, तो ये वाला डिस्टेंस क्या रहेगा, x2 माइनस x3 रहेगा। अब ट्रायंगल CPA के अंदर
hypotenuse is m, perpendicular y3 minus y1, horizontal x3 minus x1. सेम थिंग यहाँ पर, ये पता चल गया। अब हम सीधा ऑब्जर्वेशंस के हिसाब से लिखना शुरू करेंगे। इन डायग्राम अभी बताने की जरूरत नहीं है, मैं सीधा लिखने वाला हूं। लाइक ट्रायंगल APC and triangle CQB are similar। कौन से टेस्ट के अकॉर्डिंग? ये टेस्ट। हमें सिमिलर क्यों चाहिए थे भाई? हमें उनके ना साइड्स का रेशियो चाहिए था। तो देयरफॉर हम सीधा कहां से शुरुआत कर सकते हैं जी? AP अपॉन CQ, AP अपॉन CQ इज इक्वल टू PC अपॉन QB इज इक्वल टू AC अपॉन CB। ऐसा बोल सकता है? हमारा काम यहां से शुरू होता है। इनके वैल्यूज डाल दो जी। अब AP मतलब हमारा क्या रहेगा जी? x3 माइनस x1, CQ इज x2 माइनस x3 इज इक्वल टू PC इज y3 माइनस y1 अपॉन दिस इज y2 माइनस y3 इज इक्वल टू AC अपॉन CB मतलब m अपॉन n। आपको ये तीन इक्वालिटीज मिला। यहाँ पर रेशो में पूरा x वाला पार्ट है, यहाँ पर रेशो में पूरा y वाला पार्ट है, और यहाँ पर रेशो में जो m/n गिवन रहेगा हमारे पास। ठीक है, एट ए टाइम कोई भी दो इक्वालिटीज लेकर चलो। जैसे कि मैंने फर्स्ट एंड थर्ड वाला ले लिया। हमें किसको आइसोलेट करना है? c के कोऑर्डिनेट्स को। हमें x3 को आइसोलेट करना है यहाँ पर, और y3 को आइसोलेट करना है यहाँ पर। तो लेट जैसे सबसे पहले मैंने वाला ले लिया जी, पहला वाला पार्ट, x3 माइनस x1 अपॉन x2 माइनस x3 इज इक्वल टू m अपॉन n। क्रॉस मल्टीप्लाई करो, आपको क्या मिलता है जी? nx3 माइनस nx1 इज इक्वल टू mx2 माइनस mx3। x3 वाले दो टर्म्स है, एक साइड पे ले लिए, तो हमें क्या मिलेगा जी? m प्लस n, वहां का माइनस m इधर आएगा तो प्लस m, तो प्लस n टाइम्स ऑफ x3 इज इक्वल टू, यहाँ का माइनस nx1 उधर जाएगा, तो यहाँ पर क्या बचता है जी? mx2 माइनस सॉरी प्लस nx1। अब यहाँ पर x3 का वैल्यू क्या मिला जी? mx2 प्लस nx1 अपॉन m प्लस n। अब सिमिलरली अगर हमने ये दो इक्वालिटीज को अगर ले लिया, y3 माइनस y1 अपॉन y2 माइनस y3 इज इक्वल टू m अपॉन n, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ny3 माइनस ny1 इज इक्वल टू my2 माइनस my3। y3 वाले दो टर्म से एक साइड पर ले लिए, यहाँ का माइनस इधर आएगा तो प्लस, तो हमें मिलेगा जी m प्लस n टाइम्स ऑफ y3 इज इक्वल टू, यहाँ का माइनस ny1 उधर जाएगा तो प्लस, तो my2 प्लस ny1। तो हमें देखो y3 का वैल्यू क्या मिलता है? my2 प्लस ny1 अपॉन m प्लस n। x3 y3 these are the coordinates of point C in terms of coordinates of points A and B। A and B के टर्म में हम C के पॉइंट्स निकाल पा रहे हैं। ये क्यों हो रहा है? क्योंकि ये तीनों के तीनों पॉइंट्स कोलिनियर है। अगर कोलिनियर अगर नहीं रहता तो ये नहीं होता। पहला वाला तरीका समझ में आ गया इंटरनली। सिमिलरली अब हम किसके लिए देखेंगे जी? फॉर एक्सटर्नली। सेम अप्रोच, सेम अप्रोच। ये लेफ्ट हैंड साइड हो गया।
So our case 2 is point C lies outside of segment AB. ये इनसाइड आउटसाइड समझ में आ रहा है? अगर कोई भी 3 पॉइंट्स अगर कोलिनियर अगर रहेंगे, ए और बी को ज्वाइन करने के बाद मुझे एक इनफिनिट स्ट्रेट लाइन मिलेगा, बट ये पॉइंट ए एंड बी की वजह से क्या होगा, मेरे दो एरियाज बनेंगे। एक रहेगा जी जो इंटरनल मतलब सेगमेंट ए बी के अंदर रहेगा, और दो ऐसे वाले पार्ट रहेंगे जो एक्सटर्नल है। ठीक है, अब जब C लाइज आउटसाइड ऑफ सेगमेंट ए बी बोला है, तो मतलब इसी स्ट्रेट लाइन के ऊपर C आइदर ए के इस साइड बिलोंग कर सकता है या फिर बी के उस साइड पे बिलोंग कर सकता है। ये समझ में आ गया? वो कैसे पता चलेगा? हमें कब पता चल जाता है? जब हम क्या देखते हैं जी, उनका रेशो देखते हैं, उनका रेशो देखते हैं। अब कैसे? फॉर एग्जाम्पल, अब अगर बोला रहेगा C डिवाइड सेगमेंट ए बी एक्सटर्नली इन रेशो m:n, C divides segment AB externally in ratio m:n। अब यहां पर दो चीजें मैटर करेंगी, आइदर अवर m इज लेस देन n और m इज ग्रेटर देन n। ठीक है, ये इसके ऊपर क्यों ध्यान देना है वो बताता हूँ। इंटरनली के टाइम पे मैंने बताया था, आपका पहला पॉइंट कौन सा है? ए के साथ में रेशो में से पहला वाला पार्ट जाएगा m। सेकंड पॉइंट इज बी, रेशो में जो सेकंड वाला पार्ट है वो बी के साथ जाएगा। अभी हमें क्या बोला है जी, सेगमेंट ए बी बोला है, तो m ये जो रेशो रहेगा वो कौन से वाले पॉइंट के साथ रहेगा? ए पॉइंट के साथ रहेगा, और ये जो n रहेगा वो पॉइंट बी के साथ रहेगा। तो पॉइंट सी अगर इधर है तो मतलब ये डिस्टेंस m रहेगा और ये डिस्टेंस n रहेगा। देखो यहां पर m इज लेस देन n, बराबर है। एंड सी पॉइंट अगर यहां पर रहता और m इज टू n अगर अगेन, तो ये वाला डिस्टेंस m रहता और ये वाला डिस्टेंस n रहता। यहां पर देखो क्या हो रहा है, m इज ग्रेटर देन n। तो आपका ये जो एक्सटर्नल रेशो है वो जिस तरीके से डिफाइन किया रहेगा उस हिसाब से वो साइड पे रहेगा। जो बड़ा वाला वैल्यू रहेगा ना उससे दूर रहेगा, या फिर हम बोल सकते हैं जो छोटा वाला साइड रहेगा ना उसके बाजू में रहेगा। ये समझ में आया? एवरीवन क्लियर? यहां पर देखो, यहां पर m:n में आपका छोटा वाला कौन सा था? m था, c a के साइड पे था। यहाँ पर छोटा वाला कौन सा था? m था। अब c b वाले साइड पे था, उसके बाजू उस वहां से पास में रहेगा। ठीक है, इसके लिए एक ही फॉर्मूला हम बनाएंगे। ठीक है, आपको बस डिटेक्ट करना रहता है अकॉर्डिंग टू वैल्यूज कि भाई कौन से साइड पे पॉसिबल है। So case 2, C lies outside of line segment AB, मतलब C divides segment AB externally in ratio m:n। अब यहाँ पर डायग्राम के साथ शुरुआत करेंगे। सेम एज प्रीवियस वन, पॉइंट ए और बी पहले ड्रॉ कर लेना, ए से लेकर बी तक जाओ, उसके बाद एक इन्फिनिट लाइन यहाँ पर पॉइंट सी लेकर चलेंगे। दिस इज पॉइंट बी, दिस इज पॉइंट ए। कुछ कंस्ट्रक्शंस करेंगे, ए से परपेंडिकुलर एम, बी से परपेंडिकुलर एम, और सी से परपेंडिकुलर हमने ड्रॉ किया जी एल। अब ए से हम सी के ऊपर परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे विच इज पी, एंड बी से भी हम इसके ऊपर परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे विच इज क्यू।
अब देखो आपका ये लेंथ बी क्यू कितना हो जाता है, बी दिस वाला पार्ट इज x2 एंड दिस वन इज x3, तो ये वाला पार्ट हो जाएगा जी हमारा x3 माइनस x2, और यहाँ पर एपी हो जाएगा जी हमारा दिस लेंथ इज x1 एंड OL इज x3, मतलब हमारा एपी वाला लेंथ हो जाएगा जी दिस वन x3 माइनस x1। सिमिलरली CQ, यहाँ पर दिस लेंथ इज BN इज y2, दिस इज y3, तो दिस बिकम्स y3 माइनस y2। इसको वर्टिकल में लिखता हूं, हमें कॉम्पैक्ट साइज चाहिए। एंड सिमिलरली अब हमें ये वाला लेंथ चाहिए जी, हमें CP चाहिए, CP। दिस इज y1 एंड दिस इज y3, तो ये क्या रहेगा जी हमारा y3 माइनस y1। लास्ट टॉपिक के जैसे ही हमने ट्रायंगल APC एंड BQC देखा था, CQ भी देखा था, ठीक है। सेम चीज यहाँ पर हम यहाँ पर क्या करेंगे जी, ट्रायंगल APC एंड BQC के अंदर ऑब्जर्व करेंगे। देखो दोनों का एक एक ट्रायंगल कैसा है जी, राइट एंगल ट्रायंगल है। सिंस AP इज पैरेलल टू BQ, तो ये दोनों एंगल्स कॉन्ग्रुएंट रहेंगे। सिंस BN इज पैरेलल टू CL, तो हम क्या बोल सकते हैं, ये दोनों एंगल्स भी कॉन्ग्रुएंट रहेंगे। तो ऑल थ्री एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल आर सिमिलर, तो हम सीधा क्या बोल सकते हैं, इनके ये AA टेस्ट के हिसाब से दीज टू ट्रायंगल्स आर सिमिलर, सो ऑल द साइड्स आर इन रेशियो। अब हमने क्या बोला जी, C डिवाइड्स BC इन रेशियो m:n, मतलब ये वाला लेंथ रहेगा हमारा m और ये वाला लेंथ रहेगा हमारा n, ठीक है। So in triangle APC and triangle BQC, triangle APC is similar to triangle BQC according to AAA test। अब therefore हम क्या बुला सकते हैं जी, AP upon BQ is equal to PC upon QC is equal to AC upon BC। अब सीधा इनके वैल्यूज डाल दो जी। AP हमने क्या देखा था जी, x3 माइनस x1, BQ हमने क्या दिखा था जी, x3 माइनस x2 इज इक्वल टू, PC हमने क्या देखा था जी, y3 माइनस y1, QC हमने देखा जी y3 माइनस y2, AC हमने बोला जी m और BC क्या रहता है m। अब इसमें से एट ए टाइम x वाला और y वाला लेकर चलेंगे। सबसे पहले अगर ये वाला ले लिया, x3 माइनस x1 अपॉन x3 माइनस x2 इज इक्वल टू m अपॉन n, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो nx3 माइनस nx1 इज इक्वल टू mx3 माइनस mx2, ठीक है। अब x3 वाले दो टर्म्स है वो इधर लेकर आ गए, फिर वो उधर लेकर जाओ, तो mx3 माइनस nx3 ये इधर भेज दिया, उधर का इधर लेकर आ गए, तो mx2 माइनस nx1, x3 अगर कॉमन ले लिया, m माइनस n टाइम्स ऑफ x3 इज इक्वल टू mx2 माइनस nx1, देयरफॉर x3 इज इक्वल टू mx2 माइनस nx1 अपॉन m माइनस n। ये तभी होगा व्हेन m इज ग्रेटर देन n, यहाँ पर ध्यान देना, m इज ग्रेटर देन n जब होगा तभी होगा, n माइनस m पॉसिबल नहीं है। नेक्स्ट वाले पार्ट को लेते हैं जी, y3 माइनस y1 अपॉन y3 माइनस y2 इज इक्वल टू m अपॉन n, ny3 माइनस ny1 इज इक्वल टू my3 माइनस my2,
y3 वाला टर्म उधर भेज दिया तो ये बन जाएगा my3 माइनस ny3 इज इक्वल टू, ये my2 इधर आएगा तो my2 माइनस ny1, m minus n times of y3 is equal to my2 minus ny1. Therefore y3 becomes my2 minus ny1 upon m minus n. अगर n बड़ा रहेगा और m अगर छोटा रहा तो ये n माइनस m करके आएगा. इसके क्वेश्चन करें कुछ इंटरनल एंड एक्सटर्नल. कोलिनियर रहने का पर्पस या फिर फायदा एक ही रहता है, आपको वो 3 पॉइंट्स में से कोई भी 2 पॉइंट्स और रेशियो भी अगर पता रहे, आप तीसरा पॉइंट आराम से फाइंड आउट कर सकते हो. अब दोनों फॉर्मूलेस को अगर आप कंपेयर करोगे, आपके इंटरनल में प्लस वाला साइन रहता है, एक्सटर्नल में बस आपका माइनस वाला है. बट ध्यान रखना ये m जो है और n जो है वो कौन से पॉइंट से आता है, आपको क्वेश्चन के अंदर उसके ऊपर ध्यान देना है. ठीक है, जैसे कि ये वाला क्वेश्चन देखो जी, पॉइंट P एंड Q, पॉइंट P इज 6,3 एंड पॉइंट Q इज -4,5. are divided by point R in ratio 3:2. Number 1 internally, number 2 externally. फिर कोऑर्डिनेट्स ऑफ आर क्या रहेंगे? पी क्यू ये डिवाइड हो रहा है कौन से रेशियो में? 3:2. तो सबसे पहले कौन सा वाला पार्ट देखते हैं जी, लेट जस्ट से हम बात कर रहे हैं जी केस 1 की. इंटरनली की बात कर रहे हैं तो पी क्यू के लिए 3:2 बोला है, मतलब ये जो आर पॉइंट रहेगा वो पी से 3 डिस्टेंस पे और क्यू से 2 वाले डिस्टेंस पे, तो ऑब्वियसली आर के साइड पे, क्यू के साइड पे रहेगा. तो सीधा यहाँ पर फॉर्मूला कैसे होता है जी, हमारा अगर इसका x1 y1 है और इसका अगर x2 y2 है, तो हम क्या जानते हैं, इसका रेशियो क्यू के साथ होगा और इसका रेशियो पी के साथ होगा. ये ध्यान देना है आपने. प्रीवियस फॉर्मूला भी देखो, mx2 प्लस nx1 था, m x1 के साथ है, n x2 के साथ था. ठीक है, तो क्रॉस कनेक्शन रहेगा यहाँ पर. तो हम यहाँ पर सीधा कैसे जाएंगे, 3:2 बोला है, इंटरनली 3:2. तो देखो P के कोऑर्डिनेट्स आर 6,3, Q के कोऑर्डिनेट्स आर -4,5. ऐसे लिख दो सीधा, फॉर्मूला अप्लाई करने का सिंपल तरीका. R के लिए क्या रहेगा जी, सीधा इसका जब भी पार्ट ले रहे हो, x वाला चाहिए ना, x कोऑर्डिनेट चाहिए, तो 3 इंटू -4 -12, 2 इंटू +6 +12 डिवाइडेड बाय 3 + 2 5, comma 3 into 5 15, 2 into 3 6 upon 3 + 2 that is 5. ये आ गया जी आपका इंटरनली. mx2 plus nx1 upon m plus n, my2 plus ny1 upon
m प्लस n। अब देखो, अब जब एक्सटर्नली जाना रहेगा, अब ध्यान देना, इंटरनल तो भाई एक ही साइड था, एक्सटर्नल कितने साइड्स होते हैं? दो साइड्स होते हैं। पी से लेफ्ट साइड भी हो सकता है, क्यू से राइट साइड भी हो सकता है। तो कहां से रहेगा? 3:2। छोटा वाला पार्ट कौन सा है? 2। आखिरी वाला मतलब ये क्यू के साइड से पास में रहेगा। तो हम क्या बोलेंगे जी, यहाँ पर पी इधर है, क्यू इधर है, तो भाई आर इधर है। और ये 3:2 का रेशियो मतलब कैसा रहेगा? ये अगर 3 है तो ये क्या रहेगा आपका? 2 रहेगा, कुछ इस तरीके से। ये क्लियर है? तो अगेन एक्सटर्नल के लिए रेशियो है 3:2। पी के कोऑर्डिनेट 6,3 एंड क्यू के कोऑर्डिनेट्स आर -4,5। अब एक्सटर्नल के लिए सीधा फॉर्मूला, यही कैलकुलेशन जस्ट प्लस की जगह पर अब क्या आएगा? माइनस आएगा। डिनोमिनेटर में भी ध्यान देना, 3 - 2 मतलब क्या आएगा? अब 1 आने वाला रहेगा। सो -12 + 12 नहीं, हाँ वही आएगा, -12 और यहाँ पर क्या आएगा जी? 15 - 6। तो ये कितना है जी? -24,9। और यहाँ पर क्या आया था जी? 0, आर अगर इंटरनली डिवाइड करता तो ये रहेगा, और आर अगर एक्सटर्नली डिवाइड करेगा तो ये रहेगा। Point A is 1, -2 and point B is -3, 4. Line segment AB is trisected by P and Q. Find coordinates of P and Q. बाइसेक्ट का मतलब क्या रहता है? दो इक्वल पार्ट्स। तो ट्राइसेक्ट का मतलब क्या रहेगा? तीन इक्वल पार्ट्स रहेंगे। तो अगर आप विजुअलाइज अगर करोगे तो बेसिकली क्या दिया है जी आपका? ये पॉइंट ए एंड पॉइंट बी दिया हुआ है। ये ट्राइसेक्ट मतलब तीन इक्वल पार्ट्स में हो रहा है बाय पी एंड क्यू, मतलब पी एंड क्यू। तो ये 1:1:1 रहेगा, कुछ इस रेशियो में। ठीक है। तो अगर आपको P अगर चाहिए रहेगा तो हम क्या बोलेंगे जी? ये दिस इज 1:2 इन टर्म्स ऑफ ए बी। और Q अगर चाहिए रहेगा तो दिस इज 2:1 इन टर्म्स ऑफ ए बी। समझ में आ गया? करो क्विकली।
किसी को आंसर है जी पहले वाले का? पी के कोऑर्डिनेट्स -1/3, -1/3, 0 एंड पॉइंट क्यू माइनस देखो पॉइंट पी मतलब हमारा 1:2 का रेशियो रहने वाला है ए बी के साथ, ठीक है। तो ये सीधा क्या बन जाएगा जी हमारा 1:2 मतलब डिवाइडेड बाय 3 आएगा हमेशा, कहाँ 2 टाइम्स ऑफ 1 2, 1 टाइम्स ऑफ -3, 2 टाइम्स ऑफ -2, 1 टाइम्स ऑफ 4। तो पॉइंट पी के कोऑर्डिनेट्स मिलने चाहिए जी -1/3, 0। पॉइंट क्यू के लिए यही रेशियो क्या हो जाता है जी आपका 2:1। तो 1 टाइम्स ऑफ 1, 2 टाइम्स ऑफ -3, 1 टाइम्स ऑफ -2 एंड 2 टाइम्स ऑफ +4। ये क्या बन जाएगा आपका -2 -2, 2। नेक्स्ट, अब देखो इस टाइप का क्वेश्चन हम कैसे करेंगे। हमें रेशो दिया था तो हमने पॉइंट फाइंड आउट कर लिया। अब हमें पॉइंट्स तीनों दिए, रेशो पूछा मतलब ऑब्वियसली वो कोलिनियर तो रहेंगे ही रहेंगे। अब रेशो अगर फाइंड आउट करना रहेगा तो कैसे? जब हमें पॉइंट फाइंड आउट करना था तो हमारे पास दो फॉर्मूले थे ऑलरेडी, ठीक है, ओके। पर जब हमें रेशो फॉर्मूला अगर फाइंड आउट करना रहेगा तब हमारे पास एक ही फॉर्मूला है एक्चुअली, इसलिए हम m/n सीधा पकड़ के नहीं चल सकते। इसके लिए हमारे पास एक अलग तरीका रहता है। हम जो भी रेशो रहेगा वो अज्यूम करके चलेंगे। भाई लेट जस्ट से रेशो इज λ/1। एक पार्ट को हम सीधा क्या पकड़ के चलेंगे जी 1, दूसरा वाला पार्ट लैम्बडा में रहेगा या फिर k रहेगा, आप कुछ भी पकड़ के चल सकते हैं, ठीक है। तो देखो भाई ये टाइप के क्वेश्चन के लिए सॉल्यूशन कैसे करना है, सेम चीज आपको नीचे वाले के लिए भी करनी है। सो प्लीज पे अटेंशन। लेट रेशो इज λ/1, ठीक है। जो भी फॉर्मूला रहे सीधा अप्लाई कर दो। अगर λ/1 है तो 7,7 से लैम्बडा डिस्टेंस है तो 4,4 से क्या रहेगा 1 डिस्टेंस रहेगा। सीधा फॉर्मूला अप्लाई कर दो जी, ठीक है। और ये किसके बराबर आना चाहिए 2 के बराबर, मतलब x वाले पार्ट के ऊपर डाला तो 2 एंड y वाले पार्ट के ऊपर भी डालेंगे तो भी 2 ही आना चाहिए। तो ये LHS हो गया। अब RHS क्या होगा जी 4 टाइम्स ऑफ लैम्बडा प्लस 7 टाइम्स ऑफ 1 अपॉन λ+1 रहेगा। एंड सिमिलरली नेक्स्ट एक ही फॉर्मूला बनता है, ठीक है आपका, क्योंकि x और y कोऑर्डिनेट आपका सेम है। तो 4λ+7 अपॉन λ+1 इक्वेट कर दो सीधा। आपको क्या मिला जी 4λ+7 अपॉन λ+1 इज इक्वल टू 2, यही रहेगा। सिंगल इक्वेशन सिंगल अननोन सॉल्व हो सकता है। देखो क्या हो जाएगा, ये उधर भेज दो तो 4λ+7 इज इक्वल टू 2λ+2। यहां पर आपका देखो क्या बचा 2λ बचा बस, यहाँ का +7 उधर गया तो -7, तो +2 -7 -5। अब लैम्बडा का वैल्यू क्या मिलेगा जी आपको -5/2। अब -5/2 का मतलब क्या रहेगा, दिस इज योर वैल्यू ऑफ m/n। अगर पॉजिटिव मिलता तो ये इंटरनल रहता, ये निगेटिव मिला मतलब ये एक्सटर्नल है। सो 2,2 डिवाइड्स m and n इन रेशियो 5:2, माइनस साइन का मतलब एक्सटर्नल है। एवरीवन क्लियर? इसको एक प्रॉपर फॉर्मेट में लिखते हैं। So let ratio is λ/1
or 2 comma 2 divides line segment MN. Therefore 2 comma 2 satisfies since lambda is equal to minus 5 by 2, it means ratio is 5:2 and negative sign implies that section is external. ये अगर पॉजिटिव आता तो हमारा इंटरनल रहता। नेक्स्ट वाले के लिए ट्राई करके देखो, वहां पर पॉइंट नहीं दिया है, वहां पर सीधा एक्सिस दिया है, और उस एक्सिस का एक स्पेशलिटी होता है, एक्स एक्सिस के ऊपर क्या जीरो होता है, वाई कोऑर्डिनेट जीरो होता है, ठीक है। तो आपको यहाँ पर 2 and 5 किसी काम का नहीं रहेगा, आपको ये -3 and 6 हेल्प करेगा। हम सीधा शुरुआत क्या कर सकते हैं जी, लेट a is 2, -3 and b is 5, 6. Since x axis divides AB, ठीक है, सिंस की जगह सीधा ऐसा पकड़ के चलते हैं, लेट एक्स एक्सिस डिवाइड्स ए बी इन रेशियो, सेम तरीका, लैम्बडा इज टू 1, ठीक है, एंड ऑन एक्स एक्सिस एनी पॉइंट इज इन द फॉर्म, ये कौन से फॉर्म में रहता है ये हमेशा, k, 0, एक्स एक्सिस के ऊपर एक्स कोऑर्डिनेट ही रहता है, एक्स एक्सिस के ऊपर आपका वाई कोऑर्डिनेट सीधा क्या हो जाता है, 0 हो जाता है। अगर हमें वो पॉइंट पूछा रहता है तो हम के भी फाइंड आउट करते हैं, बट हमें सिर्फ अब तक क्या पूछा है, रेशियो पूछा है, तो हम सीधा क्या बोल सकते हैं, लैम्बडा इज टू 1 अगर ये दोनों पॉइंट्स के ऊपर अगर अप्लाई करेंगे तो देखो क्या हो जाता है, सो लैम्बडा इज टू 1 अप्लाइड ऑन 2, -3 एंड 5, 6। देखो पॉइंट्स क्या आने चाहिए सेक्शन वाले, अपोजिट साइड पे जाएगा तो 5 लैम्बडा प्लस 2 अपॉन लैम्बडा प्लस 1, 6 लैम्बडा -3 अपॉन लैम्बडा प्लस 1। ये पॉइंट्स किसके बराबर रहेगा जी, k, 0 के बराबर रहेगा। अब तक आपको सिर्फ लैम्बडा पूछा है, इसलिए हम सीधा क्या करेंगे, y कोऑर्डिनेट को कंपेयर करेंगे। अगर आपको वो पॉइंट पूछा रहता तो y कोऑर्डिनेट को कंपेयर करके लैम्बडा मिलेगा, वो लैम्बडा का वैल्यू इधर डालेंगे, ठीक है, दोनों करते हैं। तो चलो ये y वाले पार्ट को कंपेयर किया, तो 6 लैम्बडा -3 अपॉन लैम्बडा प्लस 1 इज इक्वल टू 0, और कोई भी न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर 0 कब आता है, जब न्यूमरेटर 0 रहता है। इसका मतलब क्या है जी, 6 लैम्बडा -3 इज इक्वल टू 0, तो लैम्बडा का वैल्यू क्या मिला, ये -3 उधर गया, +3, ये +6 उधर गया, तो दिस इज लैम्बडा इज इक्वल टू 1/2, ठीक है। अब लैम्बडा इज इक्वल टू 1/2 और ये कैसा मिला, पॉजिटिव मिला, तो लास्ट
फॉर्मेट के हिसाब से क्या रहेगा, ये 1/2 मतलब m/n, पॉजिटिव साइन का मतलब ये सेक्शन इंटरनली है, ठीक है। तो हम क्या बोलेंगे, x एक्सिस डिवाइड्स AB इंटरनली इन रेशियो 1:2, ठीक है। अब यही लैम्बडा का वैल्यू अगर आप यहाँ पर डालोगे तो आपको क्या मिलेगा, k का वैल्यू मिलेगा। डाल के एक बार देखो, लैम्बडा अगर 1/2 तो ये हो जाएगा जो आपका 5/2 + 2 अपॉन 3/2, ये 2 इज नथिंग बट 4/2, तो 9/2 अपॉन 3/2, 2 कैंसिल, 9/3, 3। हमें ये कौन सा पॉइंट्स मिलता है जी, 3,0। ओके, ये वाला क्वेश्चन लो, ये वाला मजेदार है। Midpoints of a sides of a triangle are given as, midpoints of a sides of a triangle are given as 1,2, 0, -1 and 2, -1. Midpoints of sides of triangle, कुछ भी नाम ले लो, ABC ले लो, PQR ले लो, कुछ भी चल जाएगा, are given as like this. Find area of triangle ABC. अब आपको ट्रायंगल एबीसी का एरिया निकालने के लिए आपको ए बी एंड सी के कोऑर्डिनेट्स चाहिए रहेंगे, बट आपको ए बी सी के कोऑर्डिनेट्स दिए हैं क्या, नहीं। आपको ए बी बी सी और ए सी के मिड पॉइंट का कोऑर्डिनेट दिया। अब मिड पॉइंट मतलब क्या रहता है, कौन से रेशियो में डिवाइड करता है मिड पॉइंट, 1:1 में करेगा, ठीक है। तो सबसे पहले गिवन डेटा को आप क्या पकड़ के चलो जी, ऐसा लेकर चलो, जैसे दिस इज पॉइंट डी, दिस इज पॉइंट ई एंड दिस इज पॉइंट एफ, ठीक है। तो गिवन डेटा के हिसाब से हमारे ना ये दिया हुआ है, दिस इज डी, दिस इज ई एंड दिस इज एफ, समथिंग लाइक दैट, दिस इज ए बी एंड सी। Midpoints of sides of triangle ABC are given as 1,2, let's just say this is D, इसको हमने E पकड़ लिया जी, 0, -1 and this is 2, -1। इस तरीके से आपको दिया हुआ है। आपको एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी निकालना है, तो आपको बेसिकली अब कौन चाहिए रहेगा, x1 y1 चाहिए रहेगा, x2 y2 चाहिए रहेगा और x3 y3 चाहिए रहेगा। एंड सिंस दिस आर मिड पॉइंट, मतलब ये और ये सेम रहेंगे, ठीक है। नहीं, ये तो f है ना, ये e है, ये और ये सेम रहेंगे, ये और ये सेम रहेंगे। तो हर जगह पर क्या अप्लाई कर सकते हो जी, 1:1 वाला। आपको 3 मिलेंगे, फॉर एग्जाम्पल 3 क्या, 6 मिलेंगे, लाइक x2 + x3 अपॉन 2 इज इक्वल टू 1, x1 + x3 अपॉन 2 इज इक्वल टू 0, x1 + x2 अपॉन 2 इज इक्वल टू 2। सिमिलरली फॉर y1 y2 y2 y3 एंड y1 y3। ये समझ में आ गया। आपको सबसे पहले x1 y1 x2 y2 और x3 y3 निकालना है, फिर हम एरिया निकाल सकते हैं। चलो लास्ट क्वेश्चन है आज का, जितने जल्दी खत्म करोगे उतने जल्दी फ्री होगे। जितना टाइम लगाओगे मैं उतना एक और क्वेश्चन प्रिपेयर करूंगा।
let point D 1 comma 2, point E 0 comma minus 1 and point F 2 comma minus 1 are midpoints of साइड्स नहीं बोलेंगे, सेगमेंट्स बोल के चलेंगे। सेगमेंट्स डी हमने किसका बोला जी, बी सी का बोला। ई हमने किसके लिए बोला, ए सी के लिए बोला। एंड एफ हमने बोला जी ए बी रिस्पेक्टिवली। एंड हमने अज्यूम क्या किया जी, ए इज x1 y1, b इज x2 y2 एंड c इज x3 y3। तो इसके हिसाब से क्या हो गया जी, D divides BC in ratio 1:1 internally. So according to this ये क्या हो जाएगा, 1,2 is equal to BC ना, x2 plus x3 upon 2, y2 plus y3 upon 2। जैसे अब D के लिए लिखा वैसे ही आप E के लिए लिख सकते हो जी, E divides AC in ratio 1:1 internally। ठीक है, अब AC मतलब x1 plus x3 upon 2, y1 plus y3 upon 2। ये सब्जेक्टिव तरीका है, मेन एग्जाम में आपको ये नहीं करना पड़ता। अब पॉइंट E के हिसाब से अगर जाएंगे तो हमें क्या मिलेगा जी, 0, -1 इज इक्वल टू x1 plus x3 upon 2, y1 plus y3 upon 2। एंड पॉइंट F के हिसाब से देखेंगे तो भाई 2, -1 इज इक्वल टू ए बी का ना, तो सिंपल x1 plus x2 upon 2 एंड y1 plus y2 upon 2। अब मेरा सिंपल क्वेश्चन है, हर जगह पर आपको तीन इक्वेशंस, दो इक्वेशंस मिल रहे हैं, ऐसे तीन जगह तो कितने इक्वेशंस हुए, 6 इक्वेशंस हो गए। और हमारे पास कितने अननोन है, 6 अननोन है, x1 y1 x2 y2 x3 y3, 6 इक्वेशंस 6 अननोन, आराम से सॉल्व हो जाता है। करो। इक्वेशंस कैसे फॉर्म करने वो पहले समझ लो, पहले सिर्फ x वाले लेकर चलते हैं। x2 plus x3 upon 2 is equal to 1, तो मैं सीधा ऐसा लिख सकता हूँ क्या, x2 plus x3 is equal to 2। यहाँ पर क्या हो जाएगा मेरा, x1 plus x3 is equal to 0। ठीक है, नेक्स्ट x1 plus x2 is equal to 4, बराबर है। कोई भी एक वाला इक्वेशन हैंडल करने का, फॉर एग्जांपल इसमें से अगर मैंने ये माइनस किया, दिस माइनस दिस, ये तीनों में से कोई भी दो को चूज करो और सब्ट्रैक्शन परफॉर्म करना। दिस माइनस दिस क्या हो जाएगा, प्लस x1 माइनस x1 कैंसिल हो जाएगा, x2 माइनस x3 मिलेगा बस यहाँ पर। तो इन दोनों का अगर मैंने सब्ट्रैक्शन अगर किया, ठीक है, तो देखो मुझे क्या मिलता है जी, x2 माइनस x3 इज इक्वल टू 4 माइनस 0, क्या मिलेगा 4। अब देखना, अब ये वाला इक्वेशन और ये वाले इक्वेशन को साथ में देखना, x2 प्लस x3 यानी x2 माइनस x3 ऐड करेंगे, कैंसिल आउट हो जाएगा, आपको क्या मिलेगा 2x2 इज इक्वल टू 6। तो x2 का वैल्यू क्या मिला जी 3, x2 का वैल्यू 3 डालो, आपको x3 का वैल्यू मिल जाएगा, x2 का वैल्यू 3 डालो, यहाँ पर x1 का वैल्यू 1 मिलता है, x3 का वैल्यू क्या मिलेगा जी -1। और देखो ये हमारे ये वाले फॉर्मूले को सेटिस्फाई होता है कि नहीं, x1 प्लस x3 इज इक्वल टू 0 होता है, तो सही है। सेम थिंग यहाँ पर आपके इक्वेशंस देखो क्या बनेंगे, y2 प्लस y3 इज इक्वल टू 2 को उधर भेज दिया तो 4, यहाँ पर y1 प्लस y3 2 को उधर भेज देंगे तो -2 एंड y1 प्लस y2 इज इक्वल टू भी -2। ठीक है,
कई बार दो दो इक्वेशन के अंदर क्या करना है जी, आपको सब्ट्रैक्शन परफॉर्म करना है। ये दोनों में सब्ट्रैक्शन परफॉर्म किया, दिस माइनस दिस, यहाँ पर तो राइट हैंड साइड में तो सिर्फ जीरो बचने वाला है। इधर क्या होता है देखो, प्लस वाई वन माइनस वाई वन कैंसिल हो गया, आपका क्या बचेगा जी, वाई टू माइनस वाई थ्री या फिर वाई थ्री माइनस वाई टू, कुछ भी ले लो, आगे तो जीरो ही है। ठीक है, तो मैंने ले लिया जी वाई टू माइनस वाई थ्री। अब देखो ये वाला इक्वेशन और ये वाले इक्वेशन को साथ में ऑब्जर्व करना, वाई टू प्लस वाई थ्री, वाई टू माइनस वाई थ्री, सीधा एडिशन कर सकते हैं, प्लस वाई थ्री माइनस वाई थ्री कैंसिल, आपको टू वाई टू इज इक्वल टू क्या मिला जी, फोर, तो वाई टू इज इक्वल टू फोर, वाई टू इज इक्वल टू फोर डाल दो सीधा कहीं पर भी, ओके, वाई टू इज इक्वल टू टू डाल दो सीधा, क्या मिल जाएगा, वाई थ्री इज इक्वल टू टू, वाई थ्री इज इक्वल टू टू मिलेगा। ठीक है, एंड वाई थ्री इज इक्वल टू अगर टू रहेगा तो वाई वन इज इक्वल टू क्या हो जाता है, माइनस फोर, सारे वैल्यूज मिल गए, अब एरिया मिल जाएगा, करो। इसके लिए और एक शॉर्टकट भी बताऊंगा, इतना लंबा जाने की जरूरत भी नहीं थी, बट वो शॉर्टकट आपके ऑब्जर्वेशन के ऊपर डिपेंड है। उसका फॉर्मूला क्या रहता है जी, हमारा एरिया ऑफ ट्राइंगल के लिए हाफ ऑफ एक्स वन वाई वन वन, एक्स टू वाई टू वन एंड एक्स थ्री वाई थ्री वन, आपको ये रखना है। मैं तो ओरली जाऊंगा, हाफ ऑफ एक्स वन मल्टीप्लाइड विथ वाई टू माइनस वाई थ्री, टू माइनस टू जीरो हो जाएगा, प्लस एक्स टू मल्टीप्लाइड विथ वाई थ्री माइनस वाई वन, तो टू माइनस माइनस फोर, प्लस x3 multiplied with minus 1 multiplied with y1 minus y2 minus 4 minus 2, 2 minus 2 0, that this is half of 0 plus 2 minus minus 4 plus 6, 6 3s are 18, minus 4 minus 2 minus 6 minus 6 minus 1 plus 6, तो प्लस 6, 24/2, तो हमें क्या मिला जी, 12 स्क्वायर यूनिट्स, 12 स्क्वायर यूनिट्स मिला सबको एरिया। ओके, मेरा एक ही क्वेश्चन है, एक बार ये डी ई एफ को ट्रायंगल पकड़ के एरिया कैलकुलेट करो और देख लो वो 3 स्क्वायर यूनिट्स आता है क्या प्लीज। मैं आपको ट्रिक उसी के ऊपर बताऊंगा। ट्रायंगल डी ई एफ का एरिया निकालो, हमने मिड पॉइंट्स जो दिए थे ना उसी को लेकर ट्रायंगल बना है और उसका एरिया निकालो, तो उसका 1/4 आना चाहिए, फिर आप सीधा अप्लाई कर सकते हो। मिड पॉइंट्स दिए है ना और एरिया ऑफ ट्रायंगल पूछा है ना, तो भाई मिड पॉइंट्स को लेकर एरिया कैलकुलेट करेंगे, उसको 4 टाइम्स करेंगे तो आपको एरिया ऑफ ट्रायंगल मिल जाएगा। कैसे वो पता चल जाएगा, पहले करो, इनको लेकर एरिया निकालो, 1 मल्टीप्लाइड विथ -1 +1 प्लस 0 मल्टीप्लाइड विथ कुछ भी करो भाई, क्या फर्क पड़ता है, -1 + 2 प्लस 2 मल्टीप्लाइड विथ 2 -1, इसको क्या रहेगा जी, 1/2, -1 + 1 0, 0 मल्टीप्लाइड विथ एनीथिंग 0, हाफ ऑफ 2 -1 + 1, 2 3s are 6, 3 स्क्वायर यूनिट्स। अब ये ज्योमेट्री वाला पार्ट है, बहुत इजी है। इस टाइप के क्वेश्चंस अगर आपके कभी यहाँ पर आते हैं, एक्चुअल में ये क्यों हुआ, क्योंकि डी ई एफ क्या थे उसके
मिड पॉइंट्स थे इसलिए। अब मिड पॉइंट थे मतलब हर एक साइड क्या हो गया जी, 1/2 हो गया। एक्चुअली 1 था बट 1/2 हो गया। तो एरिया के ऊपर क्या इफेक्ट होता है, लेंथ अगर 1/2 हो रहा है, लेंथ का स्क्वायर मतलब एरिया होता है, तो 1/4 हो जाएगा। तो अगर आपको ये वाला पार्ट छोटा वाला दिया है, उसका और इसका रेशियो देख लो, डबल है ना, तो इसका एरिया निकालो, उसका डबल का भी स्क्वायर कर दो, आपको नेक्स्ट वाले का एरिया मिल जाएगा। ये समझ में आ गया, ये सिर्फ मिड पॉइंट के लिए होता है, हर एक के लिए नहीं होता है। ये क्लियर है? कल हम क्या करेंगे जी, कल इसी पार्ट के ऊपर हम आगे और चलेंगे। सेक्शन फॉर्मूले तक हमने देख लिया, जो कि मतलब काफी स्पेशल केस बन जाता है। लाइक 3 पॉइंट्स हमेशा नॉन कोलिनियर ही रहते हैं मोस्ट ऑफ द टाइम, बट व्हाट इफ दे आर कोलिनियर। ठीक है, अब नॉन कोलिनियर पॉइंट्स हमारा कौन सा शेप बनाता है, ट्रायंगल बनाता है। तो ट्रायंगल का इन सेंटर, सरकम सेंटर, एक्स सेंटर, इनके कोऑर्डिनेट्स हमें पता होने चाहिए। तो कल हम वो वाला पार्ट देखेंगे, एंड कोऑर्डिनेट सिस्टम के ऊपर हम और क्या क्या छेड़खानी कर सकते हैं। ठीक है, जैसे कि हम एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस जो रहते हैं उनको शिफ्ट भी कर सकते हैं। तो हमारे पॉइंट के कोऑर्डिनेट के ऊपर क्या होगा, मतलब एक पॉइंट की इधर तो गिवन है और एक्स एक्सिस वाई एक्सिस है, हमने ओरिजिन को ही हटा दिया, ओरिजिन को थोड़ा सा दूर लेकर गए, अब नए वाले कोऑर्डिनेट्स क्या बनेंगे। ठीक है, कुछ उस टाइप का टाइपोलॉजी देखेंगे। और अब तक हमने जो देखा है वो कुछ नया नहीं है, ये बिफोर 10th हम इसी टाइप के क्वेश्चंस करते थे। एवरीवन क्लियर?